सोशलॉजी दोस्तों, क्लास 12 की सोशलॉजी का ये लास्ट पार्ट है। हमने इससे पहले बहुत सारे पार्ट चैप्टर के रिगार्डिंग में डाले हैं। लास्ट पार्ट में पूरा चैप्टर कवर होगा और आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी कि क्योंकि सोशल मूवमेंट से रिलेटेड चैप्टर है तो क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो आपने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर जो अभी तक पढ़ा था वो आपने देखा था कि इकोलॉजिकल मूवमेंट, जो पारिस्थितिक समथिंग था आंदोलन, जो ऑफकोर्स इन्वायरमेंट को बचाने से संबंधित था, उसके बारे में हमने विश्नोई चिपकू मूवमेंट और साथ में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में स्टडी करा था। और उसके बाद फिर हमने ये देखने की कोशिश करी थी कि जो मूवमेंट होते हैं वो क्लास बेस्ड मूवमेंट होते हैं। इसे हम वर्ग आधारित बोल सकते हैं, जाति आधारित बोल सकते हैं। तो ऐसे मूवमेंट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा था। एक हमने किसान आंदोलन से संबंधित करा था और एक हमने क्या कहते हैं लास्ट पार्ट जो था हमारा वर्कर मूवमेंट से संबंधित था। मतलब कि हमने पिछले वाले पार्ट में किसान आंदोलन से संबंधित भी चीज़ें देख ली थी। यानी कि एग्जामिनर जो है आपको डायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा है कि वर्ग पे आधारित यानी कि क्लास बेस्ड मूवमेंट जो होते हैं, मूवमेंट के बहुत सारे चेहरे हैं लेकिन उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए इन्होंने क्या करा, उसके लिए इन्होंने पूरी तरीके से क्लास बेस्ड मूवमेंट भी करके दिखाया और दिखाने की कोशिश करी कि वर्ग आधारित आंदोलन कौन कौन से होते हैं। तो इसमें आपने वर्ग आधारित में नंबर 1 आपने ये देख लिया कि वर्ग आधारित में किसान संबंधित हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था। इस पार्ट में हम जो पढ़ने की कोशिश करेंगे वो वर्कर संबंधित यानी कि मजदूर से संबंधित आंदोलन और आगे और भी आंदोलन देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के अंदर ऑफकोर्स आपको दो तरीके से समझना पड़ेगा, बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट। ये मैंने वीडियो के पहले हिस्से में भी आपको कवर करने की कोशिश करी थी कि आंदोलन आज से नहीं हो रहे, आंदोलन काफ़ी लंबे समय से हो रहे हैं। और अब चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो वर्कर से संबंधित हो, चाहे वो किसान से संबंधित हो, आंदोलन तो किसी भी टाइप से हो रहे हैं। तो अगर अर्ली इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर अर्ली पार्ट 1860 के टाइम पीरियड की बताई जा रही है। इस टाइम पीरियड पे आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमारे इंडिया के अंदर फैक्ट्री बनानी स्टार्ट करी थी। हिस्ट्री के काफ़ी हिस्सों में हमने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे अंग्रेज लोग आए इंडिया के अंदर और उन्होंने किस तरीके से बंगाल में पहले फैक्ट्री बनाई। फैक्ट्री बनाने के बाद बंगाल पहुंचे, फिर कलकत्ता पहुंचे और उसके बाद धीरे धीरे करके कलकत्ता में बनी, फिर मद्रास में बनी, फिर मुंबई में बनी। ऐसे करते 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 जो अंग्रेजों का कॉलोनियल पीरियड था ना, उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रेड सेटअप इसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये था कि वो रॉ मटेरियल को इंडिया के अंदर से ले जाना चाहते थे और उसके बाद गुड्स को बना के मैन्युफैक्चरिंग करके वो दोबारा से इंडिया भेज दिया करते थे इंग्लैंड से। इतना आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बेसिक है जो आपने काफ़ी लंबे समय तक हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ लिया था। अब फैक्ट्रीज कहाँ का इस्टेब्लिश हुई आप देख सकते हो, कोलकाता में इस्टेब्लिश हुई, मुंबई में और चेन्नई में। और उसके बाद आसाम के अंदर जब ये ठंडे इलाकों में जाके बसे तो लगभग 1839 के टाइम पीरियड में यहाँ पे फैक्ट्रियाँ सेटअप होने लग गए। अब मेन बात यह है कि वर्कर मूवमेंट होगा क्यों, फैक्ट्रियां बन रही है। और आपको पता होगा रशियन रेवोल्यूशन के बारे में भी उन्हें बताया था कि रशिया की क्रांति मजदूरों से शुरू हुई थी, इंग्लैंड में भी क्रांति मजदूरों से शुरू हुई थी और इंडिया के अंदर भी क्रांति का शुरू होना कहीं ना कहीं मजदूरों का एक कारण बना। कैसे बना? जब अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर आके बसे, कलकत्ता, मुंबई, असम और साथ में चेन्नई, लोकल नेम आप देख सकते हो, इधर के इलाकों में आके बसे। तो हमें पता था कि जैसे इंग्लैंड के अंदर शुरुआती समय में लोग गांव से शहर में, अब आपको इतना लॉजिक समझना होगा, ये मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश करी है कि कहीं पे भी ऐसा होता है तो ये क्या होता है। मान लीजिए कि कहीं पे ये गांव है, ये गांव है पूरा, ठीक है, यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर रहते हैं। अब दूर दूर रहते हैं तो ऑफकोर्स जीवन यहाँ पे सही से चलता नहीं था। लोग लोकल लेवल में छोटे से शहर में आके बसते हैं और जब छोटे से शहर में आके यही फैक्ट्री बनती है, यहीं पर लोग आके बस जाते हैं तो ऑफकोर्स हमें पता है कि यहाँ पे जनसंख्या की डेंसिटी बढ़ती है। ऑफकोर्स जनसंख्या की डेंसिटी बढ़ेगी तो जो वर्किंग क्लास, जो बेचारे वर्कर्स हैं, अगर वो लोग यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं तो ऑफकोर्स उनकी वर्किंग कंडीशन, वर्किंग जो जीवन है वो इफेक्ट करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। वर्किंग कंडीशन इफेक्ट करेगा। इफेक्ट करने का कारण ही यही है कि हमें ये जानना ज़रूरी है
कि किस तरीके से वो इफेक्ट कर रहा है। वो इफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि छोटे से प्लेस पे जनता का प्रेशर बढ़ा, और जब जनता का प्रेशर बढ़ा तो ऑफ कोर्स जब कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, असम ये जब इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप होने लग गए तो लोग गांव से निकल के इन शहरों में आके बसने लग गए। और जब लोग गांव से निकल के इन शहरों में आके बसने लग गए तो अर्ली स्टेज जो कॉलोनिज्म का मैं कह सकता हूँ, शुरुआती समय में लेबर बहुत चीप मिलने लग गई, और उसके बाद ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उनके रेगुलेट की बात करी नहीं, उनके अच्छे वेजेस की, उनकी वर्किंग कंडीशन की बात करी नहीं। और ये चीज़ आपने पहले पार्ट में पढ़ा था किस तरीके से उनके साथ विचारों के साथ मैं कह सकता हूँ गलत तरीके से उनसे पैसा जो था कम दिया जाता था। उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि उनकी लाइफ में ये इम्पैक्ट भी देखने को मिला कि किस तरीके से जो वर्किंग क्लास थी वो पूरी तरीके से बहुत ख़राब स्थिति में रहना चालू कर रही थी। इसके लिए हुआ क्या? इसके लिए ये हुआ कि गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं करा क्योंकि वो तो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। तो बहुत सारे लीडर्स ने ये सोचने की चालू करी कि एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट चलाना चाहिए, यानी कि जो उपनिवेशवाद इंग्लैंड ने लोग भारत में आके बसाया है उसको ख़त्म करने के लिए हमें मजदूर एक सही तरीके से रीज़न मिल सकता है। क्योंकि मजदूरों से क्रांति जब रशिया के अंदर हो सकती है, इंग्लैंड में हो सकती है, फ्रांस में हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक्स होनी चालू हुई, स्ट्राइक्स की वेव्स आनी चालू हो गई। मुंबई, कोलकाता, असम, बंगाल इधर तो थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनके जो आसपास के इलाके डेवलप होने लग गए तो वहाँ पे वेव्स, इट मीन्स स्ट्राइक्स होने लग गई। लोगों ने कहा हाय हाय मिल मजदूर, हाय हाय ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं मालिक और पैसा देते नहीं हैं, वगैरह वगैरह, ये रीज़न बनता चला गया। और इसी के लिए मुंबई टेक्सटाइल के अंदर आप देख सकते हो अक्टूबर 1917 के अंदर आप देख सकते हो 30% रिकॉर्डेड स्ट्राइक देखी गई। जूट मिल वर्कर्स के लिए तो कोलकाता के अंदर देखा जा सकता है। इसमें टेक्सटाइल वर्कर इन अहमदाबाद, जिसमें गांधी का रोल आपको अच्छी तरीके से पता है। गांधी की लाइफ में 1916, 1917, 1918 ये तो वैसे भी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जिसमें उन्होंने मजदूरों के लिए क्या कहते हैं काम किया था, याद करिए, है ना। अब मजदूरों की लाइफ अच्छी करनी है तो उसको अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूनियन बनानी पड़ेगी। तो यूनियन बनाने के लिए ये तो अंग्रेजों ने अधिकार हमें दे ही रखा था, इसीलिए मद्रास के अंदर वीपी वाडिया करके पहला बंदा था सोशल वर्कर, जिसने कहा कि भैया हमें क्या कहते हैं फर्स्ट ट्रेड यूनियन स्टैब्लिश करनी चाहिए। अब ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? ट्रेड यूनियन में होता है कि जैसे जनता, बहुत सारे जो मिल मजदूर है वो सारे एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो ऑफकोर्स उनका लीडर होना ज़रूरी है। बिना लीडर के कोई क्रांति नहीं हो सकती है। इसके बारे में आपने पहले भी अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है। इसके लिए टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनी, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। ऑफकोर्स ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, लेकिन इसमें मॉडरेट लोग, गर्मपंथी लोग जुड़ने लग गए, जैसे कि लाल लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को हमें बाहर निकालना है, इसके लिए वो स्प्लिट हो गई और फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये बननी चालू हो गई। इसका मेन मकसद यही था कि अंग्रेज पूरी तरीके से बाहर निकले और थोड़ी बहुत लिविंग स्टैंडर्ड जो है जनता उनका मजदूरों का वो ठीक हो सके। तो शुरुआती समय में ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी यूनियंस 1960 में आते आते कोई पॉलिटिकल में घुस गई, कोई रीजनल पार्टीज में घुस गई, कोई लोकल पार्टी में घुस गई। मजदूरों की डिमांड की बात हो रही नहीं थी। अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे सही चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स किसी किसी ने समय समय पे आगे बढ़ के अपना इंटरफेरेंस भी दिया है। जैसे कि 1974 के अंदर रेलवे स्ट्राइक्स पे जब गई थी जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम पीरियड पे, उसके बारे में हमने पॉलिटिकल के अंदर भी पढ़ा है, याद करिए। जब इंदिरा गांधी जी ने 1975-77 में इमरजेंसी लगाई थी तो बहुत सारी ट्रेड यूनियंस की एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जा चुका था। इसके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता है। एट प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो ऑफकोर्स लेबर की लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन ट्रेड यूनियन उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। अब एक ILO करके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफकोर्स मजदूर की वर्किंग कंडीशंस को देखता है। तो ये तो प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो हमें समझ में आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कास्ट बेस्ड सिस्टम, कास्ट बेस्ड मूवमेंट, जाति आधारित आंदोलन। जाति आधारित आंदोलन था दलित आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, दो टाइप के ये आंदोलन हैं। इन आंदोलन पे फोकस करते हैं। देखिए दलित मूवमेंट जो है, दलित शब्द आया कहाँ से? दलित शब्द हिंदी, मराठी, गुजराती और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज के अंदर इसका मतलब है गरीब, और ऐसे दमित जाति पर्सन लोग जो दबे कुचले गए हैं उनको हम दलित बोल रहे हैं। इतना हमें समझ में आना ज़रूरी है। इसको शुरुआती समय में मराठी के अंदर न्यू बुद्ध
एक्टिविस्ट के लोगों ने इसको इस्तेमाल करा, और उनमें से एक बाला साहब क्या है हमारे भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, 1917 में इन्होंने डिफाइन करा कि ऐसे लोग जो टूटे हुए हैं, किसी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत ही निचली जाति पे हैं, ख़राब स्थिति में जी रहे हैं, तो ये कास्ट बेस्ड सिस्टम जस्टिफाई नहीं है जो ब्राह्मणों ने बनाया है। इसके लिए हमें जो दलित लोग हैं उनकी अच्छी लाइफ के लिए, बेटरमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो इसकी शुरुआत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के टाइम पीरियड पे हुई थी, हालांकि उससे पहले हुई थी, लेकिन एक सही तरीके से सेटअप मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इनको सही तरीके से इंसाफ दिलाने की बात की होगी। तो उसके लिए फिर हमने धीरे धीरे करके दलित लोगों के लिए दलित मूवमेंट चलाए। तो सब मेजर दलित मूवमेंट आप देख सकते हैं, सतनामी मूवमेंट, ठीक है ना, ऑफ द चमार्स इन छत्तीसगढ़, प्लेन्स इन ईस्टर्न एमपी, ये एक सतानी मूवमेंट चलाया गया था। आदि धर्म मूवमेंट चलाया गया था पंजाब में, महार मूवमेंट चलाया गया था महाराष्ट्र में, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था साउथ इंडिया में। मेन मकसद, मोटिव क्या था, जो भी दलित लोग हैं उनकी लाइफ को बेटरमेंट करना। तो ये पेपर में आ सकता है, इसके बारे में डिटेल में आपने 8th क्लास में ज़्यादा अच्छा तरीके से पढ़ा होगा, कुछ तो पढ़ा ही होगा। अब मेन बात ये है कि अब सिनेरियो, प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर के अंदर उनको इग्नोर किया जाता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर वो लोग पढ़ लिख भी जा रहे हैं, तो आप ये देख सकते हो कि बैकवर्ड क्लास एंड कास्ट मूवमेंट के अंदर क्लियर कट ये बताने की कोशिश करी गई है कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, पिछड़ी जाति के, दलित कैटेगरी के लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके इंटरफेरेंस देखने को मिल तो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इन द टर्म ऑफ बैकवर्ड क्लासेस हैज़ बीन यूज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री इन द लेट 19th सेंचुरी। मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 में, प्रेसिडेंटी स्टेट ऑफ मैसूर में 1918 में, मुंबई के अंदर 1925 में इनको बैकवर्ड क्लास कहा गया, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। यूनाइटेड प्रोविजन में जो यूपी है उधर के हिस्सों में दलित लोगों के इंसाफ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी भी बनाई गई, जिसमें से नंबर 1 है हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग, ये बनाया गया। एंटी हिंदू बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ये बनाया गया। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास लीग, ये भी बनाया गया। मेन मकसद था कि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उनको अच्छा खासा लाइफस्टाइल मिल सके। लेकिन एट अ प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो ये बात बिल्कुल सच है कि लार्ज पार्ट ऑफ जॉब और प्रोफेशनल जॉब के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लोअर कास्ट के लोग अभी भी हमें कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, माइनॉरिटीज़ में देखने को मिलते हैं, जो दलित लोगों के साथ बुरा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है ना। ये तो हो गया दलित लोगों से संबंधित। अब बात करते हैं हम लोग ट्राइबल मूवमेंट से संबंधित। ट्राइबल मूवमेंट दैट मीन्स जो जनजातीय आधारित आंदोलन थे। जनजातीय लोग वो होते हैं ट्राइबल्स लोग, याद करिए, ये वो लोग थे जो जंगलों में रहते थे। आपने हिस्ट्री के अंदर संथालों के बारे में पढ़ा होगा, और आपने संथालों के साथ साथ आपने अहोम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते थे, और जब फॉरेस्ट लॉ बनाया गया था तो फॉरेस्ट लॉ बनाने के बाद इन लोगों को जंगलों से बाहर निकाल दिया गया, जिसकी वजह से इनकी लाइफ इम्पैक्ट हो गई। अब यहाँ पे जनजातीय मूवमेंट जो था, आदिवासी लोग, गरीब आदिवासी लोग, उनसे रोजी रोटी छीन ली गई, क्योंकि सब कुछ तो जंगलों से ही करते थे, और अगर वो छीन ले गए तो उनसे उनकी लाइफ इम्पैक्ट हुई। इंडिया के ट्राइबल बेल्ट को जो कहा जाता है वो ऑफकोर्स झारखंड के कुछ हिस्सों में है। तो कहीं कहीं पे ट्राइबल ग्रुप आज भी रह रहा है। संथाल्स, होम्स, ओरंस, मुंडास छोटा नागपुर के अंदर रहते हैं। संथाल परागना के अंदर आज भी बहुत सारे ट्राइबल कैटेगरी के लोग रहते हैं जिनकी लाइफ इम्पैक्ट कर रही है। अगर हम ये देखें तो प्रेजेंट टाइम पे झारखंड की बात करें तो साउथ बिहार का कुछ हिस्सा 2000 के अंदर तोड़ के झारखंड बनाया गया था, और झारखंड बनाने के बाद वहाँ पर हमें पता है कि अंग्रेज़ों ने पहले भी बेचारे जो ट्राइबल्स कैटेगरी के लोग थे उनके साथ बहुत बुरा किया था। धुरवाज और बिरसा मुंडा, और उसके बाद क्या कहते हैं, माझी करके एक व्यक्ति थे, दशरथ माझी नहीं है, कुछ और है वो माझी। तो उन्होंने काफ़ी हद तक ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा था। बिरसा मुंडा आज की डेट में बहुत फेमस व्यक्तियों में से एक हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा की कहानी जो है ऑफकोर्स ये दिखाने की कोशिश करती है राइटिंग में कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, आदिवासी जाति लोग थे, उनके इंसाफ की बात करी थी। तो एट प्रेजेंट टाइम पे झारखंड के लोगों को
अब मैं कह सकता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि लिटरेसी रेट में वो आगे नहीं है, लेकिन बहुत कम है। दलित लोगों के अधिकार के बारे में तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोच लिया, लेकिन जो ट्राइबल्स कैटेगरी के लोग हैं उनको आज भी हाशिए पे रखा गया है, उन्हें आज भी मार्जिनलाइज रखा गया, जो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो यहाँ पे लिटरेट आदिवासी बिगिन टू रिसर्च एंड राइट अबाउट देयर हिस्ट्री एंड मिथ। अब बहुत सारे आदिवासी जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब पढ़ लिख के उन्होंने रिसर्च करनी चालू करी, जैसे कि अमेरिका के अंदर रेड इंडियंस थे, उनका इतिहास कुछ भी नहीं था, उन्हीं की ज़मीन थी, लेकिन वहाँ पे उन्हीं को ही गुलाम बना दिया गया। तो ऐसा ही यहाँ के लोगों ने, झारखंड के या आसाम के बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप, जब उन्होंने पढ़ना चालू करा तो अपने लाइफस्टाइल के बारे में उन्होंने स्टडी करनी चालू करी, और जब स्टडी करनी चालू करी तो धीरे 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 लोगों को समझ में आने लगा कि असल में रियलिटी क्या है। तो इस तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई, और फिर समझ में आ गया लोगों को कि भाई जो पढ़े लिखे आदिवासी लोग हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्या कहते हैं धीरे धीरे करके अपना इंटरफेरेंस देखने की कोशिश करी, और धीरे धीरे करके उन्होंने समाज के हिस्सों को समझने की कोशिश करी। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो झारखंड के तो हैं और अच्छे खासे मिनरल्स से भरे भी हुए हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी क्या कहते हैं झारखंड के लीडर्स ने अभी भी बहुत सारे मूवमेंट्स किसी कारणवश चलाए हैं, जैसे कि उनके ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा लेना, इरिगेशन प्रोजेक्ट को पूरा ना करना, उनके लैंड्स के सर्वे को रोक देना, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उनसे लोन ले लेना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत उनके सही तरीके से काम नहीं करवाना, फॉरेस्ट का जितना भी हिस्सा है वो सरकार उनसे छीन लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आज भी हमें देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जो ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो उनके हिस्से में आके घुस के और बस रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है, जो नहीं होना चाहिए। जैसे कि असम का हमने पहले पॉलिटिकल के अंदर पढ़ा था कि बेचारा असम पहले कितना बड़ा था, कितनी सारी उसकी डाइवर्सिटीज़ थी लाइफ की, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी डाइवर्सिटी भी ख़त्म होती जा रही है, जो बिल्कुल बुरा है, जो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिलता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का प्लेस है। उसके बारे में अब वुमेंस के बारे में, तो वुमेंस के बारे में तो जितने रिफॉर्म्स की बात करी जाए उतना कम है। समाज के अंदर वुमेंस के अधिकार के बारे में आज भी लोग सीरियस नहीं होते हैं, जो होना चाहिए। तो 19th सेंचुरी के अंदर धीरे धीरे करके लोगों के महिलाओं के कंसर्न के बारे में सोचा गया, इसलिए 20th सेंचुरी में आके जैसे लेबर्स के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ऐसे वुमेंस के अधिकार के लिए भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जैसे कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन ये बनाया गया, आप देख सकते हो। वुमेन इंडिया एसोसिएशन बनाया गया 1917 के अंदर। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ये बनाया गया। उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया ये बनाया गया, जिसका मेन मकसद ये है कि इनको राज्यसभा, लोकसभा, एजुकेशन सिस्टम के अंदर इनकी एक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरीके से कराई जाए, है ना। ये बहुत अच्छा था इसके रोल के लिए। और आज़ादी के बाद तो हमने और अच्छा करा। आज़ादी के बाद फिर हमने क्या कहते हैं जो ऑटोनॉमी थी स्पेशली मेंस की, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी, और ये कहा कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने उसके बारे में भी बात करी, वुमेंस के पार्टिसिपेशन के बारे में भी बात करी, है ना। तो ये एक इशू है जिस पे हम काम कर रहे हैं, और जो भी वुमेंस के अधिकार से संबंधित हैं, जैसे कि शाहबानो केस के बारे में भी हमने बहुत पहले पढ़ा था। उसके बाद हम आज भी क्या कहते हैं, सरकार जो है, जो दलित वुमेंस है जिनके साथ बहुत बुरा हो रहा है, जिनके अधिकार के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है, जैसे हाथरस केस की एक बात है, उसके ऊपर भी सरकार ऐसे जो वुमेंस हैं उनके कंसर्न के बारे में सोच रही है। और इसीलिए हम लोगों ने ये स्लोगन बहुत अच्छा बनाया इंडिया की गवर्नमेंट ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक सिस्टम बनाया गया। इसका मेन मकसद था कि सारी चीज़ों को दुरुस्त करा जाए जो महिलाओं से संबंधित है। तो दोस्तों इस पार्ट के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है, ये पूरा चैप्टर ख़त्म है हमारा। उसके बाद हमने टर्म 2 के जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अभी 12th क्लास का पेपर नहीं हुआ है तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।